नमस्कार। गोल गुरु एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत का इतिहास तैयार करेंगे पटवार भर्ती परीक्षा के लिए। अब हम आधुनिक भारत का इतिहास क्यों तैयार करेंगे? क्योंकि पटवार भर्ती परीक्षा में 6 से 7 क्वेश्चन आधुनिक भारत के इतिहास से आते हैं, जिनमें से ये क्वेश्चन इतने इजी होते हैं कि इनको हम अगर प्रॉपर तरीके से, जैसे आरएमएसएसबी ने प्रीवियस ईयर पूछे हैं, उस हिसाब से तैयार करेंगे तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। आज की क्लास में हम टाइमलाइन और कालक्रम के हिसाब से चीजें करेंगे कि कौन सी घटना कब हुई, कैसे हुई, उसका रीजन क्या था और उस घटना के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो इस हिसाब से कि वो इजी क्वेश्चंस है और हम टाइमलाइन के हिसाब से जाएंगे तो हमारे साथ में से क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन इस क्लास से इजी से आसानी से हो जाएंगे और बाकी की कुछ चीज़ें बचेगी तो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे। तो हम सबसे पहले चीज़ें शुरू करते हैं कि सबसे पहले 1192 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ। उसके बाद में यहाँ से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत 1192 से 1526 तक इसका कालक्रम रहा। उसके बाद 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ। इस पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगल साम्राज्य की स्थापना होने के बाद में 1707 तक मुगल साम्राज्य का एक स्वर्णिम काल चला। औरंगजेब के निधन के बाद में मुगल साम्राज्य का एक तरह से डिक्लाइन होना चालू हो गया। इसलिए उसके बाद में यूरोपियन कंपनीज का आगमन हुआ, मराठा भी कमजोर हो गए। तो इसलिए आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपियन कंपनीज का आगमन होता है। सबसे पहले 1600 से चीजें शुरू होती है कि यूरोपियन कंपनीज, सबसे पहले अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट है यूरोपियन कंपनीज। तो 1600 में यूरोपियन कंपनीज से चालू होती है। सबसे पहले पोर्तुगीज इंडिया में आए, जिसमें वास्को डी गामा पहला पोर्तुगीज था जो कि इंडिया आया और इसने सबसे पहले भारत की जो धरती पे 1498 में आया। उसके बाद में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया, तो वो 3 बार आया था। और जब 1524 में आया था तो वो एज ए वाइसराय के रूप में आया था। उसके बाद में दूसरी महत्वपूर्ण शक्ति जिसने भारत पे शासन किया वो थे अंग्रेज। पहला अंग्रेज जो कि लैंड रूट से इंडिया आया था उसका नाम था जॉन मिंडेल हॉल। और उसके बाद में 1600 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर दे दिया कि आप भारत में व्यापार कर सकते हो। उसके बाद में तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो यूरोपियन कंपनीज थी वो थी फ्रेंच, जो कि 1664 के अंदर भारत में आए थे। उसके बाद में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें केवल और केवल यूरोपियन जो पावर्स है उनको साइड लाइन किया अंग्रेजों ने। तो उसके साथ जो युद्ध है और उन युद्ध की ट्रीटी क्या थी या युद्ध का क्या नाम था, वही क्वेश्चन था। तो वही चीज ऐड की हुई है जो आरएमएसएस भी पूछेगा। तो सबसे पहले पोर्तुगीज के साथ 1612 में युद्ध हुआ, जिसका नाम था बेटल ऑफ सोली या सोली का युद्ध। उसके बाद में डच्चू के साथ युद्ध हुआ 1759 में, जिसका नाम था बेदारा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। उसके बाद में फ्रेंच के साथ 3 युद्ध हुए, कार्नाटिक वार्स थे, वो इंपॉर्टेंट थे। पहला युद्ध हुआ 1746 से 1748 में, जिसकी संधि हुई थी एक्सला सापल। एला सापल नहीं है यहाँ पे, ये एक्सला सापल की संधि है, एक्सला शापल। उसके बाद में दूसरे युद्ध में जो संधि हुई थी वो पांडिचेरी की युद्ध है, क्योंकि कई बार आरएमएसएसबी ने डायरेक्ट संधि से क्वेश्चन पूछे कि इस संधि कहाँ कौन सी युद्ध में हुई थी। तो दूसरे युद्ध के अंदर हुई थी पांडिचेरी की संधि। और तीसरे युद्ध के अंदर हुई थी पेरिस की संधि। ये 1758 से 63 है। इसको 7 ईयर वॉर्स भी कहा जाता है। और इस युद्ध का जो नाम था वो वांडिवास का युद्ध था। तो हमने एक चीज देखी कि जब पुर्तगालियों को इन्होंने हराया तो उस युद्ध का नाम था बेटल ऑफ सोली। एक चीज, डच्चों को हराया तो उस युद्ध का नाम था बेदारा। और जब फ्रेंच को हराया तो वो जो युद्ध था वो वोंडिवोस का युद्ध था। तो ये चीज हमारी 4 चीज तैयार होगी जिसमें से इंपॉर्टेंट और ये पूछी जाती है। अब अगली में चलते हैं। उसके बाद में 1707 में जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, तो जब जब कोई पावर केंद्रीय सत्ता में रहती है और वो वीक होती है, तो जहां जहां पे उसकी साइड में कोई सब्सिडरी कोई स्टेट वगैरह होता है तो वो धीरे धीरे कमजोर होते जाते हैं। तो मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इसने अलग अलग जगह अपने सूबेदार तैनात कर रखे थे। और 1707 में जब डिक्लाइन हुआ तो ये चीज है कि 1717 में जो बंगाल का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां, उसने बंगाल की स्थापना की। 1722 में अवध की स्थापना की सादत खान उल मुल्क ने करी थी। उसके बाद में 1724 में हैदराबाद की स्थापना करी थी निजाम उल मुल्क ने। और 1740 के अंतर्गत नादिर शाह ने दिल्ली पे आक्रमण किया था। ये मुगल साम्राज्य के पतन के बाद महत्वपूर्ण 3-4 घटनाएं, जिसमें से बंगाल, अवध और हैदराबाद की स्थापना किसने की और किसने की कि थे ये नवाब ही, परंतु इन्होंने एक तरह से खुद को बिल्कुल स्वतंत्र कर लिया और एक तरह से इनकी स्थापना कर दी। उसके बाद में जब हमने पढ़ लिया कि बैटल ऑफ सोली हो गया, बेदारा का युद्ध हो गया, वांडीवास का युद्ध हो गया, तो जब यूरोपियन पावर्स को साइडलाइन कर दिया तो उसके बाद अंग्रेजों का टारगेट था कि देसी रियासतों को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले जो नंबर आता है वो बंगाल का आता है। बंगाल के कॉन्टेक्स्ट में 3 ही चीज याद रखनी है अपने को एग्जाम प्रोस्पेक्टिव में, केवल 3 चीजें। एक तो ब्लैक होल की घटना, दूसरी है प्लासी का युद्ध और तीसरी चीज वो है बक्सर का युद्ध। तो ब्लैक होल की घटना हुई थी, उसके बाद में एक प्लासी का युद्ध हुआ था। इसकी डेट याद रखना जरूरी है, 23 जून
1757, और तीसरी हुई थी बक्सर का युद्ध जो हुआ था 22 अक्टूबर 1764। इसमें एक चीज पूछी जाती है कि जो अंग्रेज था वो कौन था, तो जो अंग्रेज था वो हेक्टर मुनरो था। ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो था शाह आलम, शुजा और मीर कासिम एक तरफ थे और हेक्टर मुनरो दूसरी तरफ था। बक्सर के युद्ध के बाद में एक ट्रीटी हुई थी जो कि इंपॉर्टेंट ट्रीटी है, कई बार पूछी जाती है, ये था इलाहाबाद की संधि। अब जब अंग्रेजों ने बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली तो अगली जो रियासत थी वो थी मैसूर, टीपू सुल्तान के नाम से, ठीक है। तो अंग्रेज और मैसूर के बीच में 4 युद्ध हुए। उन 4 युद्धों में क्या चीज हुई क्या नहीं वो नहीं जाएंगे इतने ज्यादा डिटेल में, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। तो 4 युद्ध, और 4 युद्धों में कौन कौन सी ट्रीटी हुई, तो पहला युद्ध होता है 1767 से 69, जिसमें जो ट्रीटी हुई थी वो हुई थी मद्रास की संधि। दूसरा युद्ध हुआ था 1780 80 से 84 में, जिसमें जो संधि हुई थी उसका नाम था मंगलोर की संधि। और जो तीसरा युद्ध हुआ था वो 1790 से 92 में था, जिसमें जो संधि हुई थी वो थी श्रीरंगापट्टनम की संधि। और चौथा जो युद्ध हुआ था उसमें मैसूर पर अंग्रेजों की विजय हो गई थी, और 1799 में मैसूर में साइक संधि के तौर पर एक वाडिया डायनेस्टी के राजा को वहां पे साइक संधि के तौर पर करके और बैठा दिया गया। उसके बाद में जब हमने बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली जिसमें प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का हो गया, उसके बाद में हमने उस पे मैसूर पे कर ली जिसमें हमने 3 ट्रीटियां पढ़ी। उसके बाद में तीसरी चीज है वो मराठू पर विजय। मराठा जब 1761 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन हो गया तो 1707 से 1761 में भारत में जो सबसे बड़ी पावर थी वो मराठा थी। और ऐसा माना जाता है कि केंद्रीय सत्ता में मुगलों जितने पावरफुल हो सकते थे, परंतु इनकी कुछ कमियों की वजह से वो केंद्रीय सत्ता में नहीं है। और जो 1761 का जो युद्ध हुआ था पानीपत का तृतीय, उसके बाद में मराठा साम्राज्य पूरी तरह कमजोर हो गया। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि युद्ध पूछे जाते हैं तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि पानीपत के 3 युद्ध होते हैं, एक 1526, एक 1556 और एक 1761। 1526 का युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जो हमने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी सबसे पहले हमने देख लिया था। उसके बाद में हेमू और अकबर के बीच में 1756 में दूसरा युद्ध हुआ था। और तीसरा युद्ध जिसने मराठों का पूरी तरह पतन कर दिया वो था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था। उसके बाद में दूसरा युद्ध, जो प्रथम युद्ध हुआ था मराठों और अंग्रेजों के बीच, वो होता है 1775 से 1782 के बीच में। प्रथम युद्ध में 2 संधियां हुई थी, एक तो सूरत की संधि, एक पुरंदर की संधि। 2 संधियां क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, वो डिटेल की चीजें इतना ज्यादा नहीं पूछा, हमें केवल ये पता होना चाहिए कि प्रथम युद्ध में 2 संधियां हुई, एक का नाम था सूरत, एक का नाम था पुरंदर। दूसरी 1803 से 1806 द्वितीय युद्ध हुआ जिसमें जो संधि हुई थी सालबाई की संधि। ये संधि कई बार पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट संधि है कि सालबाई की संधि कौन से युद्ध में हुई थी या कब हुई थी, तो 1803 से 6 के बीच में हुई थी। और तीसरी चीज 1817 से 18 में साइक संधि के द्वारा अलग अलग जो ग्वालियर था, बड़ौदा था, अपने सतारा थे, इनसे साइक संधियां करके और मराठा साम्राज्य को पूरी तरह ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज है साइक संधि। साइक संधि राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। साइक संधि को भारत में इंप्लीमेंट करने वाला पहला जो अंग्रेज था वो था लॉर्ड वेलेस्ली, ये चीज हमेशा याद रखना। दूसरी चीज है कि जब मराठों के साथ संधियां हुई या मैक्सिमम साइक संधियां हुई, उस टाइम भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। और लॉर्ड हेस्टिंग्स, अब राजस्थान की जो 1818 से 1823 के बीच में जो साइक संधियां हुई थी उसमें 2 चीज थी कि राजस्थान की सारी साइक संधियां, एक बार आरएस प्री में क्वेश्चन पूछा हुआ कि राजस्थान में साइक संधियां किस अंग्रेज ने की थी, तो उसका नाम था चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ, जिसको भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। और दूसरा है, ये तो इसने तो चार्ल्स मेटकॉफ ने तो राजस्थान की सारी रियासतों किया। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ 3 रियासतें थी, उनसे साइक संधि जो की थी वो मालवा का रेजिडेंट था जिसका नाम था, ये अपने 9th-10th की बुक में भी लिखा हुआ, जॉन मालकम। इसने ये 3 संधियां की थी, किसके किसके साथ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के साथ जॉन मालकम ने की थी। और बाकी राजस्थान की सारी साइक संधियां चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। और एक साइक संधि का कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है व्यक्तिगत का सिद्धांत, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जिसने, ये तो साइक संधि अलग चीज थी, उसने पूरी रियासत को ही मिला लिया। इस तरह की चीजें थी ये। उसके बाद में अगली चीजें हैं कि हमने बंगाल पे विजय प्राप्त कर ली, मैसूर पे कर ली, मराठों पे कर ली। अब अगली चीज है सिक्कू पर विजय। तो सिक्कू पर विजय के 2 ही चीज थे, 2 युद्ध, एक तो 1845 से 46 और एक 1848 से 49। इसमें केवल इंपॉर्टेंट है कि 2 संधियां हुई थी, एक तो लाहौर की संधि, एक बेरोवाल की संधि, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में 1815 से 1857 के बीच में कुछ चीजें हुई थी, इनको हम अलग क्लास में देखेंगे। और इसमें से 2 क्वेश्चन आते ही हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, आर्य समाज की स्थापना किसने की, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, या कोई मूंड रिवोल्ट वगैरह
बहुत बेसिक चीज पूछते हैं। तो इसमें हम एक बहुत छोटी सी क्लास लेंगे जिसमें हम सामाजिक धार्मिक आंदोलन देख लेंगे, क्षेत्रीय आंदोलन हुए थे कुछ देख लेंगे, और सैनिक और जनजातीय आंदोलन होंगे वो देख लेंगे। अभी हम टाइमलाइन के हिसाब से चीजें कर रहे हैं, क्योंकि आरएमएसएसबी में इस टाइमलाइन के हिसाब से कालक्रम से हम बहुत सारी चीजें कवर कर लेंगे और एक बहुत बढ़िया माइंड मैप हो जाएगा। तो कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वो बोरिंग नहीं लगेगी, एक चीजों की सीक्वेंस बनती जाएगी कि हमें चीजें ऐसे पढ़नी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अंग्रेज आने के बाद में भारत के इतिहास में सबसे बड़ी जो घटना हुई थी वो थी 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति के बारे में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो इसका तात्कालिक कारण क्या था, एक तो तात्कालिक कारण क्या था, तो वो जो मिसाइल थी इनफील्ड मिसाइल, उसमें जो सुअर की चर्बी वगैरह, वो तो था तात्कालिक कारण। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो था वो इनफील्ड राइफल में सुअर की चर्बी वाली बात। और उसके अलावा बाकी कारण बहुत सारे थे, वो चीज़ें जब अंग्रेज 1600 से, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में इन्होंने भारत को कॉन्क्यूर करने की कोशिश करी, भारत की सारी पॉलिसीज को कंट्रोल किया। तो उस हिसाब से बहुत सारे रीजन थे जिनकी वजह से, पर तात्कालिक कारण यही था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ कि तात्कालिक कारण था कि इनफील्ड मिसाइलों के। उसके बाद में 1857 के बाद में क्रांति से रिलेटेड चीज नहीं है, परंतु कुछ संस्थाएं पूछी जाती है। तीन संस्थाएं हैं, एसोसिएशन है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो पूछी जाती है। एक है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी 1866 में इंग्लैंड में, लंदन में करी थी। दूसरी इंडियन एसोसिएशन जिसके थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी है द इंडियन लीग, इसकी स्थापना करी थी शिशिर कुमार घोष 1875। अब ये ईस्ट इंडिया, ये इंग्लैंड में इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़े नेता थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इसलिए इंडियन एसोसिएशन इंपॉर्टेंट है। द इंडियन लीग इंपॉर्टेंट क्यों है, ये इसलिए है कि 1878 में एक एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उसमें था कि देसी समाचार पत्र वो अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा मुख थे, तो उनको आवाज बंद करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, वो केवल देसी समाचार पत्रों के लिए था। तो इस जो इंडियन बाबू शिशिर कुमार की एक पत्रिका थी, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, उसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया और रातों रात जब देसी भाषाओं पर उसने, देसी भाषा समाचार पत्रों पर सिंका कसा, तो ये जो हिंदी में था इसने रातों रात अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगले दिन से इंग्लिश में आने लग गया और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाली चीज़ इस पर लागू नहीं हुई। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना करने में सबसे इंपॉर्टेंट जो आदमी का जो है वो ए.ओ. ह्यूम, ये सब लोग जानते हैं ये चीज। उसके बाद में जो कांग्रेस, अब क्या है कि 1885 के बाद में एक आधा क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। अगर हम 1885 से लेकर 1947 तक पढ़ने बैठे तो इतने सेशन याद नहीं होंगे, तो हम जो इंपॉर्टेंट है घटनाएं या जो सीक्वेंस बनती है उस हिसाब से हम लगभग 10 से 15 सेशन के अध्यक्ष याद कर लेंगे, बाकी का कुछ और होगा तो अलग देख लेंगे, एक साथ इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं याद होती है। तो सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में ए.ओ. ह्यूम के स्थापना रोल था, और पहले जो कांग्रेस का सेशन था उसका अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, और उसके अध्यक्ष ये थे। उसके बाद में कांग्रेस के बारे में एक कॉन्सेप्ट आता है कि कांग्रेस को सेफ्टी वॉल थ्योरी, मतलब कहता है कि कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजी राज्य की सुरक्षा के लिए की गई थी, और उस थ्योरी को नाम दिया गया था सेफ्टी वॉल थ्योरी, और वो थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने। ये चीज मैंने केवल इंक्लूड इसलिए की है कि एक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था आरएमएसएसबी का, उसमें पूछा हुआ था कि सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने दी, तो लाला लाजपत राय ने दी थी। उसके बाद में कांग्रेस की स्थापना के बाद में प्रथम चरण जो 1885 से 1905 तक का चरण था, वो चरण केवल और केवल नरमपंथियों का चरण था, जिसमें वो अपनी ये प्रार्थना पत्र, याचिका, रिक्वेस्ट वगैरह करते थे अंग्रेजों से, और कि कुछ प्रशासनिक सुधार करो, उस पर फोकस रखता था। तो इस चीज प्रथम चरण को नरमपंथियों का था। इसमें कुछ नेताओं के नाम याद रखने की, जो नरमपंथी कौन थे नेता जो कांग्रेस के प्रथम, उसमें तीन नेता इंपॉर्टेंट है। एक तो दादा भाई नौरोजी जिसने द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी 1866 में लंदन में। दूसरी चीज है फिरोज शाह मेहता, और तीसरी है गोपाल कृष्ण गोखले, ये प्रथम चरण के नरमपंथी नेता थे। उसके बाद में जो सबसे बड़ी 1857 की क्रांति के बाद सबसे बड़ी जो घटना हुई वो हुई थी 1905 का बंगाल विभाजन। इसके टाइम अपने जो वाइस राय थे वो लॉर्ड कर्जन था। अब एक चीज बताता हूं कि 1773 से पहले बंगाल का होता था गवर्नर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद में ये चीज याद रखना, 1773 में जो बना वो बना बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। और बंगाल का पहला जो गवर्नर जनरल था वो था वोरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद में 1773 से लेके 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, तब चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को कर दिया भारत का गवर्नर जनरल, और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और 1853 से लेके
1833 से लेकर 1857 तक जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 में जो 58 एक्ट है उससे भारत के गवर्नर जनरल को, क्रांति के बाद में भारत के गवर्नर जनरल को कर दिया भारत का वॉइसरॉय, और जो पहला था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ये चीज याद रखना, 1773, 1833 और 1857। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और भारत का वॉइसरॉय, ये चीज है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम कौन था, लॉर्ड कर्जन था। एक सेकंड, लॉर्ड कर्जन था। अब जो बंगाल विभाजन हुआ उसके बाद में इस आंदोलन को भी स्वदेशी आंदोलन या बंग बंग आंदोलन भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ कि आंदोलन, सबसे पहले तो टाइमलाइन हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद में हर आंदोलन में कुछ 4-5 चीजें थी जो कुछ अलग सी थी, जो इंपॉर्टेंट थी, उन्हीं पे हम ध्यान रखेंगे। तो इसमें एक थी संजीवनी, के मित्रा। के मित्रा ने एक संजीवनी नाम की पत्रिका निकाली। उसके अलावा बंगाल विभाजन भारत के अन्य क्षेत्रों में भी फैला, तो किस क्षेत्र में किस नेता ने उसको लीड किया, तो पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर राजा, और मद्रास में पी चिदम्बरम। उसके बाद में एक समिति थी, वो इंपॉर्टेंट थी। ऐसे हम समिति एक साथ पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो साथ साथ आती जाएगी। उसके अलावा कुछ 5-7 है तो वो एक स्लाइड में अलग से ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले थी स्वदेशी बंधन समिति, जिसके थे अश्विनी कुमार दत्त, ये चीजें याद रखना। उसके बाद में हमने अभी तक एक सेशन पढ़ा कांग्रेस का 1885 का, जिसमें व्योम चंद्र बनर्जी अध्यक्ष थे। उसके बाद बेसिक सेशन हुए, कोई इंपॉर्टेंट होगा तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। उसके बाद 3 सेशन हुए थे, ये तीनों याद रखने। एक हुआ था 1905 का कांग्रेस का सेशन, 1905 का, एक 1906 का, और एक 1907 का। 1905 का जो कांग्रेस सेशन था वो बनारस में हुआ था, और ये गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। दूसरा जो सेशन हुआ था वो 1906 में हुआ था, और 1906 के सेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे 1906 के सेशन के अध्यक्ष। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस सेशन की कि जब 1906 का दादा भाई नौरोजी का जो सेशन हुआ था उसमें कलकत्ता में हुआ था, भारत में पहली बार स्वराज की बात जो करी थी, इसको हाईलाइट इसीलिए किया गया कि पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, और स्वराज की बात करी गई थी वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी, जिसमें स्वराज की बात की गई थी। और दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे। उसमें और भी बहुत सारी बातें की थी, बहिष्कार हो गया, स्वदेशी हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा हो गया, ऐसी चीजें करी गई, परंतु इंपॉर्टेंट वर्ड है स्वराज। उसके बाद में 1907 में जो कांग्रेस में सूरत विभाजन हुआ, 1907 में जो कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ, वो 1916 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, वहां से ग्रमदल और नरमदल में समझौता हुआ। परंतु बहिष्कार और आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कैसे आगे ले जाए, इसकी वजह से नरमदल ग्रमदल में डिस्प्यूट हुआ, और उस वजह से ये इनमें डिस्प्यूट हुआ, और 1907 का सूरत विभाजन किया जाता है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। ये रास बिहारी घोष थे, रास बिहारी बोस नहीं थे। रास बिहारी बोस गदर मूवमेंट वाले थे, ये रास बिहारी घोष थे 1907 के कांग्रेस सेशन के अध्यक्ष। उसके बाद में ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में पूछा, 2 बार पूछा गया है कि एक तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई, तो ढाका में हुई। और तीसरा किसने की, नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना करी। तो ये इस चीज अलग से डाली है क्योंकि ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में एक चीज देखना कि भारत में जब जब कोई मूवमेंट होता है, हम 1885 के बाद में देखेंगे, तो जब जब कोई बड़ा मूवमेंट होता है वो मूवमेंट नरमपंथी लीड करते हैं, और जब भी वो मूवमेंट अनसक्सेसफुल हुआ है तो उसके बाद में भारत में क्या होगा कि क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है। गर्मपंथियों ने कहा कि आपने, नरमपंथियों ने अपने तरीके से आंदोलन किया, हम अंग्रेजों से अपनी मांगे नहीं मंगवा सके, तो अब हम हिंसा का या उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित करके अपनी आज़ादी लेंगे या अपनी मांगे मंगवाएंगे। तो अब 1907 में स्वदेशी आंदोलन असफल हो गया, पूर्णतः सफल नहीं हुआ, बंगाल विभाजन रद्द नहीं हुआ, वो 1911-12 में जाके रद्द हुआ था। तो इसलिए फिर क्रांतिकारी गतिविधियां भी बहुत बेसिक देखेंगे, उसके बाद में हम थोड़ी चीजें ऐड कर देंगे, परंतु अभी बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा चीजें कैसे। तो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट है सीक्रेट सोसाइटी, जिसके 2 थे, एक रास बिहारी बोस घोष तो साथ वाले थे, और ये रास बिहारी बोस, और एक थे सचिंद्र नाथ सान्याल। इनकी 2 किताबें याद रखना। एक किताब है जिसका इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित किया था, बंदी जीवन, ये सचिंद्र नाथ सान्याल की थी। दूसरा था मित्र मेला, वीर सावरकर के बारे में भी 2-3 बार क्वेश्चन किया। वीर सावरकर की 2 संस्थाएं थी, एक तो मित्र मेला थी, एक अभिनव भारती। ये दोनों वीर सावरकर की, एक मित्र मेला 1897 में हुई थी, और अभिनव भारत में मित्र मेला मर्ज हो गई थी 1899 पर। वीर सावरकर की 2 संस्थाएं, मित्र मेला, अभिनव भारत। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि क्रांतिकारी गतिविधियों में जो हुआ था वो था लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये 1913 में स्थापना हुई थी, ये ऐड कर लेना। और गदर पार्टी की स्थापना हुई थी कहाँ हुई थी, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी। और गदर एक न्यूज़पेपर था, साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जो निकलता था, उसके नाम पे 1857 की क्रांति को मतलब महिमा मंडन करने के लिए गदर न्यूज़पेपर निकलता था, उसी के लिए गदर पार्टी की स्थापना करी सैन फ्रांसिस्को में। अब इसमें राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव में भी एक चीज़ देखते हैं हम कि जब गदर मूवमेंट चालू हुआ
तो उसको पूरे भारत में करना था। तो राजस्थान में इसकी कमान दी गई थी, एक तो गोपाल सिंह खरवा और एक विजय सिंह पत्ती को गदर मूवमेंट की कमान दी गई थी। वो राजस्थान हिस्ट्री में हम और देख लेंगे। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण घटना हुई वो हुई थी होम रूल लीग की स्थापना, जिसमें एनी बेसेंट एक बहुत बड़ा नाम था। तो होम रूल लीग दो थी, एक तिलक की थी और एक थी एनी बेसेंट की। तिलक की मुंबई और इसके आसपास के रीजन में थी और बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट की थी। इन दोनों होम रूल लीग अलग अलग टाइम पे स्थापना हुई। तिलक वाली होम रूल लीग की स्थापना हुई अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट वाली होम रूल लीग की स्थापना हुई सितंबर 1916 में। ठीक है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि लखनऊ पैक्ट, मैंने बताया था ना कि 1907 में सूरत विभाजन हो गया था कांग्रेस का। उसके बाद में 1916 में जाके नरमदल और गरमदल में समझौता हुआ। तो नरमदल गरमदल में 1916 में समझौता हुआ, तो उस पैक्ट को सेशन हुआ था लखनऊ में और उस पैक्ट को लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार थे। गरमदल और नरमदल में समझौता हुआ था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी कई सारी मांगों को लेकर सहमति बनी थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये चीज है कि कांग्रेस के हम अध्यक्ष याद करेंगे, सारे सेशनों के अध्यक्ष नहीं होंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट करेंगे। अभी हमने 1985 देख लिया, 1905 देख लिया, 1906 देख लिया, 1907 देख लिया, 1916 देख लिया। 1917 में जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्षा थी एनी बेसेंट। और जो दूसरी अध्यक्ष बनी थी वो 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी। यह प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्षा थी जो 1925 में। और इनके बीच में एक चीज और ऐड करो, 1924 का बेलगांव का जो सेशन था उसमें गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो 1924 का बेलगांव का सेशन था। तो ये चीज एनी बेसेंट प्रथम महिला और प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू 1925 में। उसके बाद में भारत में जब 1915 में गांधी जी आ जाते हैं तो उसके बाद में पूरा सीनेरियो चेंज होता है और लगभग नेशनल मूवमेंट गांधी जी के इर्द गिर्द ही चलता है। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा और जो अपनी नीतियां थी उनके हिसाब से चीज़ों को करा। तो गांधी जी के आगमन के बाद में ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग हर एग्जाम में पूछते हैं कि गांधी जी भारत में आने के बाद सबसे पहला क्या काम किया। तो गांधी जी में भारत में आने के बाद में होम रूल लीग में गांधी जी शामिल नहीं हुए थे, उन्हें भारत भ्रमण किया और चीजें समझी भारत में कि किस तरह से हम चीजों को आगे लीड कर सकते हैं। तो तीन चीजें, एक तो हुई थी सबसे पहले चंपारण, उसके बाद में एक हुई थी अहमदाबाद की मिल स्ट्राइक और एक खेड़ा। चंपारण हुई थी 1917, ये 1918 और ये 1918। उसके बाद में चंपारण में गांधी जी को बुलाया था, ये किसने भी पूछा था किसने बुलाया था, तो उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। और उसके बाद में क्या है कि चंपारण में गांधी जी ने जो प्रैक्टिस की थी वो की थी सविनय अवज्ञा की, कि कानूनों को नहीं मानेंगे। अहमदाबाद में जो गांधी जी ने प्रैक्टिस की थी वो थी भूख हड़ताल की। और जो खेड़ा में था वो गांधी जी का था असहयोग। असहयोग और सविनय अवज्ञा में क्या फर्क है? असहयोग की मतलब हम सरकार का कोई चीज में सहयोग नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से। और सविनय अवज्ञा की बात है उसमें होता है सिविल डिसओबीडियंस, मतलब कानूनों को तोड़ना। और पहला जन आंदोलन जो गांधी जी का था वो था रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो सत्याग्रह था वो था। अब आगे वाली स्लाइड में उसके बाद में रोलेट मार्च, जिसे ब्लैक बिल भी कहते हैं, काला कानून, ठीक है, ब्लैक बिल, ये हुआ था मार्च 1919 के अंतर्गत। रोलेट एक्ट, केवल टाइमलाइन देखो, इंपॉर्टेंट चीजें देखो, बहुत सारे 3 से 4 क्वेश्चन इजीली निकल जाएंगे इनमें। रोलेट एक्ट ये मार्च 1919 में हुआ था और 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में जो पंजाब में वैसाखी पे जो वहाँ पे लोग अपना मिल रहे थे, कुछ मेला वगैरह भरा हुआ था, वहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां वगैरह चलाई। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बस डेट याद रखनी है, ज़्यादा इनमें नहीं पूछते, सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 2 व्यक्तियों का याद रखना कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। ये किस की वजह से लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लेता दी। और एक बोयर का युद्ध हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी, तो गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि दौड़े। पर ये दोनों उपाधि किस कारण लौटाई? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण लौटाई। अब अगली चीज है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रोलेट एक्ट हो गया, अंग्रेजों ने कहा था कि हम प्रशासनिक सुधार करेंगे, डोमिनियन स्टेटस जैसी बातें चल रही थी, पर चीजें उस हिसाब से नहीं हुई। तो एक बड़ा मूवमेंट चला, एक था खिलाफत और एक था असहयोग। असहयोग का रीजन था कि रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसकी वजह से ऐसे होगा। और खिलाफत का था कि ये तुर्की में कुछ मुस्लिम लीडर्स को अंग्रेजों ने अपदस्थ कर दिया था, उसकी वजह से खिलाफत वाली चीजें चली थी। तो एक चीज पूछी जाती है कि खिलाफत के कारण मुस्लिम की भागीदारी बहुत ज्यादा रही। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे बड़ा मूवमेंट खिलाफत असहयोग आंदोलन है, जिसमें मुस्लिमों की भागीदारी सबसे ज्यादा रही। तो खिलाफत और असहयोग का जो प्रस्ताव था वो दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में वीर राघवाचारी ने करा। तो अपने सेशनों के 1885, 1905, 1906, 1907, 5 में गोपाल कृष्ण गोखले, 6 में दादा भाई नौरोजी, 1907 में अपना रासबिहारी घोष, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1917 में एनी बेसेंट और 1925 में सरोजिनी नायडू। और एक सेशन और आ गया दिसंबर 1920 नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, जिसमें असहयोग के आंदोलन को
प्रस्ताव पारित किया गया और वी राघवाचारी इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद में ये चीज पूछी जाती है, जैसे मुस्लिम लीग का क्वेश्चन पूछा जाता है वैसे ये पूछी जाती है कि खिलाफत आंदोलन में मुस्लिम लीडर कौन थे। तो ये दो अली बंधु थे जिनको कहा जाता है शौकत अली और मोहम्मद अली। ये चीज याद रखना कि खिलाफत असहयोग आंदोलन में दो मुस्लिम लीडर कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। उसके बाद में ये चीज बेसिक्स ये पर ढाल दी मैंने कि कुछ क्षेत्रीय विद्रोह भी हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये तीन विद्रोह थे, अवध, एक्का और मपीलपा, ये क्षेत्रीय विद्रोह हुए थे। उसके बाद में जब ऐसा था कि असहयोग आंदोलन हमारा अच्छा खासा सक्सेसफुल चल रहा था तो उसका अगला स्टेप था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें जाएंगे। तो उसके लिए गांधी जी ने कहा था कि 1 फरवरी 1922 बरदौली गुजरात से हम ये चीजें शुरू करेंगे। पर उससे पहले चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। चोरी चोरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बार तो पूछा कि चोरी चोरा कांड कब हुआ, और दूसरा हुआ कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित किया गया, तो उसका कारण था चोरी चोरा कांड। तो ये अपनी 4 फरवरी 1922 डेट और चोरी चोरा कांड। अब जब ये असहयोग आंदोलन अनसक्सेसफुल हो गया, गांधी जी ने वापस ले लिया, तो कांग्रेस में डिस्प्यूट हो गए। कई कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों का असहयोग जारी रखेंगे, संघीय अवज्ञा की तरफ बढ़ेंगे। कुछ कह रहे थे कि हम केंद्रीय विधान परिषद में जाके रचनात्मक कार्य करेंगे और अंग्रेजों से अपनी मांगे वहां मंगवाएंगे। तो कांग्रेस में विवाद हुआ, तो उसमें 2 दल बने, एक तो स्वराजवादी और एक अप्रतिक्रियावादी। स्वराजवादी इसलिए पूछा जाता है कि स्वराजवादी के जो 2 मेन लीडर थे उनको याद रखना केवल कि स्वराजवादी दल के नेता कौन थे। तो इसमें था एक तो सीआर दास, चित्तरंजन दास, और एक था मोतीलाल नेहरू। ये 2 बड़े लीडर थे स्वराजवादी पार्टी के। और स्वराजवादी पार्टी की सबसे जो बड़ी विजय थी वो थी कि 1925 में विठल भाई पटेल पहले व्यक्ति भारतीय थे जो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। विठल भाई पटेल, स्वराजवादी दल, 2 नेता सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। उसके बाद में मैंने कहा था कि 1905 का स्वदेशी आंदोलन अनसक्सेसफुल हुआ, तो उसके बाद में कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। और अब जब असहयोग आंदोलन अनसक्सेसफुल हो गया तो फिर कोई ना कोई क्रांतिकारी गतिविधियां होगी। तो 1924 से 29 के बीच में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। उसमें एक तो कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, उसके अलावा एक हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जिसे चंद्रशेखर आजाद वगैरह जुड़े हुए थे। और जब इसमें सोशलिस्ट नाम आ जाएगा तो भगत सिंह ने इसी संस्था की स्थापना करी थी, परंतु वो हो गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, यही था, इसकी इस टाइम करी थी। और एक ये इंपॉर्टेंट डेट है कि काकोरी कांड, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, चंद्रशेखर आजाद, रोशन सिंह लाड़ी, वो नाम है, वो चीज़ें हम बहुत बेसिक में ऐड कर देंगे बाद में। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 को, ये डेट एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में 2-3 चीजें कि ये केवल साइमन कमीशन लिख दिया, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लिख दी, ये इसलिए लिखा कि ये टाइमलाइन जरूरी है कि टाइमलाइन से एक आधा क्वेश्चन आता है और इतना इजी क्वेश्चन आता है कि वो आसानी से कर लेते हैं। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में और भारत में उसका आगमन हुआ था 1928 में। और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, क्योंकि उस टाइम पे अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि भारतीय इतने काबिल नहीं है कि वो अपना संविधान खुद बना सके। तो भारतीयों ने कहा कि हम बना सकते हैं, इसलिए मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट दी कि भारतीय भी अपना संविधान खुद बना सकते हैं। तो साइमन कमीशन के बाद में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है। उसके बाद में हमने स्वदेशी आंदोलन देख लिया, उसकी कुछ बेसिक चीजें देख ली, होम रूल लीग देख लिया, असहयोग देख लिया। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ चीजें थी कि एक तो नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था जो 1930 में हुआ था। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बहुत ही ज्यादा, कि लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। ये हुआ था 1929 के अंतर्गत कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929, ये डेट लिख लेना। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसमें पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। स्वराज्य नहीं, स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। और स्वराज की बात कब करी गई थी? 1906 का जो कलकत्ता का कांग्रेस का सेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की बात करी थी। और पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे तब पूर्ण स्वराज की बात करी गई थी। और इसके साथ ये क्या कहा गया कि 26 जनवरी और 1930 को हम पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। राजस्थान में भी प्रजामंडलों में हम पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे कि बहुत सारी घटनाएं हुई झंडे फहराने को लेके। तो 26 जनवरी पूरे भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसीलिए अपना संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस डेट की वजह से, इस डेट का अपना महत्व था कि भारतीय नेशनल कांग्रेस ने पहला अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का जो संकल्प लिया था वो लिया था 26 जनवरी 1930 के अंतर्गत। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दांडी मार्च। कई बार सीक्वेंस में पूछा दांडी मार्च कब हुआ, तो दांडी मार्च की डेट याद रखना, 12 मार्च से 6 अप्रैल, 12 और 6 मतलब 6 दूनी 12 वैसे याद हो जाएगा। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच में दांडी मार्च हुआ था। उसके बाद में हमने उस टाइम पढ़ी थी कि स्वदेशी आंदोलन में पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में सैयद हैदर राजा और अपने
मद्रास में पी चिदम्बरम, उसलिए कुछ लीडर्स देख लेते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन वगैरह। तो तमिलनाडु में सविनय योगी आंदोलन को लीड करने वाला था सी राजगोपालाचारी, मालाबार में करने वाले थे के केलप्पन, असम में एक सर्कुलर चला था, कई बार पूछे थे कि कनिंगम सर्कुलर किससे रिलेटेड है, तो ये असम से रिलेटेड है, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे, ये चीज डिटेल बस अपने को इतना पता है कि कनिंगम सर्कुलर असम से रिलेटेड था। घरसारा में नमक सत्याग्रह को लीड किया था सरोजनी नायडू ने। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी एक या दो बार पूछा गया है कि खान अब्दुल गफार खान पेशावर से संबंधित थे, इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, लाल कुर्ती सेना का गठन किया, खुदाई खिदमतगार नामक संस्था भी थी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, लाल कुर्ती सेना गठन और खुदाई खिदमतगार संस्था पेशावर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में जब सविनय योगी आंदोलन बहुत ज्यादा पीक पे था तो गांधी जी और इरविन के बीच में कुछ समझौता हुआ कि हम तुम्हारी आपकी मांगे मांगेंगे, इस तरह से करेंगे, तो वो समझौता हुआ था। ये डेट इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखनी कि 25 जनवरी 1931 के बीच में गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, क्योंकि साइमन कमीशन में एक याद रखना कि साइमन कमीशन में भारत में विरोध हुआ था। क्यों हुआ था उसका एक रीजन है, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन का जो 7 सदस्यीय दल था उसमें एक भी भारतीय नहीं था, तो सबसे बड़ा साइमन कमीशन का विरोध करने का तो लॉजिक यही था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था 25 जनवरी 1931 को, और याद रखना 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इस समझौते के अंतर्गत गांधी ने बहुत प्रयत्न किए थे कि भगत सिंह को फांसी नहीं मिले, परंतु वो कुछ चीजें होती है जो नहीं मानी गई, तो इसलिए गांधी इरविन समझौता इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि भगत सिंह को फांसी देने से पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी ने कुछ प्रयास किए थे परंतु वो सफलता नहीं मिली और भगत सिंह को शहादत देनी पड़ी। उसके बाद में गांधी इरविन समझौते में जो चीजें हुई थी उनको लागू करने के लिए कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो हुआ था ये 31 मार्च को हुआ था। भगत सिंह की को जो फांसी दी गई थी वो 23 मार्च को दी गई थी, 25 जनवरी को गांधी इरविन समझौता हुआ, और इसको लागू करने के लिए 31 मार्च को क्रांति अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1931 में, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे जैसे चीजें पढ़ो तो जैसे अधिवेशन की बात आएगी तो पीछे के 2-4 जितने अधिवेशन हो वो याद कर लो, कोई डेट है तो एक आदि साथ में याद करते जाओ, इस तरह से चीजें करते रहेंगे। उसके बाद में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, बहुत बेसिक चीजें, बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, पता होना चाहिए क्यों टाइमलाइन में पूछते हैं कि गोलमेज सम्मेलन दे दिया, दांडी मार्च दे दिया, सविनय योगी आंदोलन दे दिया और साइमन कमीशन दे दिया, तो ये क्लोज डेट है, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, 1930, 1931 और 1932। उसके बाद में चीज़ें कुछ तरह से थम सी गई, नए वायसराय आ गए, उसने आंदोलन पे नकेल वगैरह कस दी, सविनय योगी आंदोलन थोड़ा सा थम सा गया। उसके बाद में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, ये केवल हमें घटनाएं पूछी जाती है, ये कब हुई या क्यों हुई। तो एक था सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड में ऐसा था कि दलितों को अलग से आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी, तो इसके विरोध में सांप्रदायिक अवार्ड था, ये 16 अगस्त 1932 को हुआ। सांप्रदायिक अवार्ड से गांधी जी बहुत नाराज थे कि दलित एक संयुक्त हिंदू व्यवस्था रखते हैं, दलितों को हिंदू से अलग नहीं करेंगे, इसलिए उसके बाद में पूना समझौता हुआ, वो पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। तो सांप्रदायिक अवार्ड पहले है, उसके बाद पूना समझौता ये अगस्त में हुआ और सितंबर में ये हो गया। अब गांधी जी ने इसके अगेंस्ट भूख हड़ताल भी की थी, हंगर स्ट्राइक। उसके बाद में एक पूरा का पूरा सिनेरियो चलेगा जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये एक साथ ही पढ़ेंगे कि 1938 से 1947 में मेजर डेवलपमेंट्स क्या हुए, चीजें किस तरह से चली। तो सबसे पहले हरिपुरा अधिवेशन, ये 2 अधिवेशन याद रखने में, एक तो त्रिपुरी अधिवेशन, एक हरिपुरा अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन 1938 में होता है, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस, और त्रिपुरी अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें प्रजामंडल बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो कांग्रेस ने प्रजामंडलों को खुला समर्थन हरिपुरा अधिवेशन से दिया था, प्रजामंडल आंदोलनों को कांग्रेस का समर्थन। उसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, 1939 में हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच में चुनाव हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, परंतु कांग्रेस की कार्य समिति ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। उसके अगेंस्ट में 9-10 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया कि सुभाष चंद्र बोस के साथ हम काम नहीं करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि इस्तीफा दे दिया, और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद में त्रिपुरी अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। तो हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। और यहां से इस्तीफा देने के बाद में सुभाष चंद्र बोस ने एक दल का गठन किया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ये RS में और UPSC में 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, और अच्छा क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो वो सुभाष चंद्र बोस ने यहां से कांग्रेस से इस्तीफे के बाद में कर दी थी। उसके बाद में ये 4-5 डेट है, ये कुछ नहीं, केवल डेट याद रखनी है। क्या हुआ, पाकिस्तान प्रस्ताव कब हुआ, मार्च 1940 पाकिस्तान प्रस्ताव लाहौर में। दूसरी चीज अगस्त 1940, अगस्त ये तो है ही अगस्त, और 1940 तो अगस्त प्रस्ताव हुआ। लाया कौन था उस टाइम, वाइसराय कौन था, लिनलिथगो जो था वो वाइसराय था इस टाइम। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, वो थी व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये 1940 की 3 घटनाएं इसलिए मैंने एक साथ लिख दी इनको। ये हुई थी, एक मार्च में हुई थी, अगस्त प्रस्ताव अगस्त में, कोई दिक्कत नहीं है, और अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ।
और व्यक्तिगत, क्योंकि बड़ा आंदोलन अंग्रेज करने नहीं दे रहे थे, तो गांधी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला कि हम व्यक्तिगत सत्या करेंगे, हर व्यक्ति अपने स्तर पर करेगा, और ये बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। तो इसमें सबसे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही था विनोबा भावे, और दूसरा था नेहरू। ये सबसे बड़े व्यक्तिगत सत्याग्रही था। उसके बाद में क्या हुआ कि कांग्रेस की कुछ सरकारें बनी, द्वितीय विश्व युद्ध आया, तो सारी जो ब्रिटिश के सहयोगी थे उनकी तरफ से अंग्रेजों पे दबाव था कि आप भारत को भी शामिल करो इस युद्ध के, क्योंकि जापान और इनके सामने अपने जर्मनी वगैरह के सामने अंग्रेज कमजोर पड़ रहे थे, ये जो बाकी 3-4 देशों का गठबंधन है, कमजोर पड़ रहा था, तो कि भारत का सहयोग लेना जरूरी है। तो इस चीज़ को लेके बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने को लेकर कांग्रेस मंत्रालय ने इस्तीफा भी दिया था, ये चीज़ें चल रही थी, ये नहीं पूछते हैं। तो कांग्रेस भाई भारतीय सेना द्वितीय विश्व युद्ध में भाग ली, उसलिए अंग्रेजों ने कुछ प्रयास किए, कुछ मिशन भेजे। तो सबसे पहले तो अगस्त प्रस्ताव था, ठीक है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन भी पूछते हैं, इसमें एक ही सदस्य था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया। जब क्रिप्स मिशन ने कुछ प्रस्ताव रखे और वो चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसके बाद में भारत में एक बड़ा मूवमेंट हुआ, जो सबसे बड़ा मूवमेंट हम कह सकते हैं कि आज़ादी के लिए, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। ये आंदोलन जब क्रिप्स मिशन चला गया, उसकी मांगे नहीं, तो भारत छोड़ो आंदोलन क्यों हुआ कि क्रिप्स मिशन असफल हो गया था। ये एक सीधा सा पॉइंट है। तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे से भारत छोड़ो आंदोलन की विधिवत शुरुआत हुई थी। कांग्रेस का जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उससे 8 अगस्त 1942 को हुई। और 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई, तो 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, जिसमें सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद में छोटे, जैसे राम मनोहर लोहिया थे, ये अपने बिजू पटनायक थे, इन छोटे जो इन नेताओं से छोटे नेता थे, उन्होंने अपने स्तर पर आंदोलन को बड़े लेवल पर चलाया। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंडरग्राउंड रेडियो किसने चलाया था, तो उसका नाम था उषा मेहता। उषा मेहता थी जिसने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। उसके अलावा 3 समांतर सरकारें बनी थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिन्होंने कहा भाई हम अपनी सरकार बना ली, जैसे मुंड रिवोल्ट में बिरसा मुंडा ने अपनी अलग सरकार बना ली थी, उसी तरह। तो वो 3 थी, बालिया, तामलुक और सतारा। बालिया यूपी में है, और तामलुक है वो वेस्ट बंगाल में है, और सतारा हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र में। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। उसके बाद में आज़ादी हिंद फौज, सबकी चीज़ ये फेवरेट है, और इसमें से एक आधा बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि बहुत ज़्यादा फैक्ट वगैरह नहीं है इसमें। मेनली क्वेश्चन आते हैं कि आज़ाद हिंद फौज पे जो मुकदमा चला, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। बाकी बेसिक, बहुत बेसिक जानकारी कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का सर्वप्रथम जो विचार था, वो मोहन सिंह के मन में आया था, न कि सुभाष चंद्र बोस के। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का सबसे पहले विचार मोहन सिंह के मन में आया, मलाई में आया था। उसके बाद में जब कांग्रेस से अधिवेशन 1900 उसमें त्रिपुरी अधिवेशन के बाद कांग्रेस से अलग हो गए बोस, फिर वो नज़रबंद हुए। उसके बाद वो घूमते घूमते सिंगापुर पहुंचे, और यहाँ पे उन्होंने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को ज्वाइन किया। उसके बाद में 2-3 फॉर्मूले हैं जिनकी सीक्वेंस ही पूछी जाती है कि कौन सा कब हुआ था। हमें याद नहीं रखना कि इनके बीच में चीजें क्या, केवल सीक्वेंस पूछनी है। तो सबसे पहले मार्च 1944 सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1945 में हुआ था, देसाई लियाकत फॉर्मूला। इसका कारण था कि आंतरिक सरकार का गठन, आंतरिक सरकार का मतलब कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर और आंतरिक सरकार का गठन किया, और उस आंतरिक सरकार में एक लियाकत अली नाम से वित्त मंत्री बने थे, जिसने सरकार को काम करने में बहुत सारे वेदांत पैदा करे थे। और उसके बाद 1945 में वेवेल योजना, उस टाइम गवर्नर आ गए थे, वायसराय आ गए थे, सॉरी, वेवेल। तो 3 चीजें, पहले सी राजगोपालाचारी, उसके बाद देसाई लियाकत समझौता आंतरिक सरकार के गठन के लिए, उसके बाद में वेवेल योजना, ये 1945 में आ गई। उसके बाद में ये चीज पूछी जाती है कि आजाद हिंद फौज के बंदियों पर मुकदमा कब चला, युद्ध बंदियों पे। तो सबसे पहले वो मुकदमा चला नवंबर 1945 में। और आजाद हिंद फौज की युद्ध बंदी कौन थे जिन पे मुकदमा चला, तो एक तो थे प्रेम कुमार सहगल, एक थे शहनवाज खान, एक गुरुबख्श सिंह। मुकदमा कहाँ चला, ये क्वेश्चन, ये चीज मैंने तभी ऐड करी कि एक RMSSB के पेपर में क्वेश्चन पूछा होता कि आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों पर मुकदमा कहाँ चला, तो वो मुकदमा चला था लाल किला दिल्ली के अंतर्गत, लाल किला दिल्ली में मुकदमा चला था। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर बार क्वेश्चन पूछी जाती है, इसके तीनों मेंबर याद करने। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, इसके संविधान सभा का गठन हुआ था, इसी के आधार पर वो हमने पॉलिटी में पढ़ रखी है चीजें। तो मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया, तो ये 3 सदस्यीय मिशन था, जिसमें एक तो थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एक थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन वाले ही थे, ये जो मार्च 1942 में है, तो वही था। जब क्रिप्स मिशन सक्सेसफुल हो गया, तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सारे बड़े नेताओं को पकड़ लिया गया। तो लॉरेंस, क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य था, जिसकी मांग पे चुनाव हुए, संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा का गठन हुआ तो फिर एक, जब मुस्लिम लीग को पर्याप्त सफलता नहीं मिली, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, मतलब एक
देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाला काम किया, जिसमें था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई कब बनाया गया था? कि 15 अगस्त हमें याद है, 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस याद करते हैं तो उसकी अगली डेट याद रखो, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस इन्होंने, अंग्रेजों ने, क्या मुस्लिम लीग ने बनाया था कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, क्योंकि वो उनको उस हिसाब से सफलता नहीं मिली चुनाव में। उसके बाद दो तीन, केवल ये डेट याद रखनी है। एटली आया था, जो पीएम था, उसने घोषणा की थी कि 20 फरवरी 1947 को एटली की घोषणा, नाम इसी है। और घोषणा क्या थी? कि 30 जून 1948 तक हम समस्त भारतवासियों को आज़ाद कर देंगे। उसके बाद में एक माउंटबेटन योजना जो सब जानते हैं, 3 जून 1947, और उसके बाद में अपना भारत आज़ाद हो गया। तो ये लगभग लगभग अपनी क्लास खत्म होगी, जिसमें एक बहुत ही कम टाइम में बहुत बेसिक सा पूरा का पूरा टाइमलाइन का आइडिया दे गया, ताकि आगे कभी भी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसे नहीं रहेगा कौन सी चीज़ कभी, हमें सीक्वेंस पता चल गई कि ये चीज़ ऐसे हुई, फिर ये चीज़ हुई, ये चीज़ हुई, एक पूरा सीक्वेंस हो गया। इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं, और आएंगे, और वो बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि मैंने RMSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ही ये चीज़ें तैयार करी है। और उसके बाद में एक छोटी क्लास लेके कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ है इनमें, जैसे कुछ आंदोलनों में एक आधी चीज़ और ऐड करनी है, वो और ऐड कर लेंगे। गोल गुरु एकेडमी के चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।